हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड ही लिए जाते हैं। यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है वो 90% तक होती है। यानी अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए और आप देखेंगे अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका करंट अफेयर्स का सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा हमारी इस सीरीज़ की हेल्प से। तो विद दिस नोट आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम 18 अक्टूबर के 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जहाँ पे जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम क्विकली एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन हमने किया था, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर अनंत गोयनका। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल को रिप्लेस किया है। हिंडले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही यानी क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हम क्वार्टर 3 में आ चुके हैं 85 पोजीशन पे। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, ये वीज़ा मुक्त आगमन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में इंडिया की रैंक क्या थी ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। क्वार्टर 1 में हम 85 पोजीशन पे थे, क्वार्टर 2 में 77 पे थे और वापस से हम क्वार्टर 3 पे 85 पर आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे इस पासपोर्ट से हमें 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डैनियल गेट्स। ठीक है, और IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 हमने कब मनाया है? 12 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थियोलॉजी यानी एनेस्थियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कहां पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये साइन हुआ है मिस्र के शर्म अल शेख में। ओके, और कब हुआ है? तो 13 अक्टूबर को हुआ है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये है केरला। और इसके थ्रू सभी कर्मचारियों को ये अधिकार दिया जा रहा है कि अगर टाइम ख़त्म हो गया है ऑफिस का तो वो अपने फ़ोन से और ईमेल वगैरह से अपने आप को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी सोशल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब जो है वो अमेरिका में है और अब ये सेकंड नंबर का इनका सबसे बड़ा डेटा हब होने वाला है, जो कि भारत के विशाखापट्टनम में ये क्रिएट करने वाले हैं। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? सबसे पहले याद रखिएगा कि इस चैंपियनशिप को भारत ने होस्ट किया है और वो भी पहली बार होस्ट किया है और शीर्ष स्थान पर था इसमें चीन। और ये सारी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। पहले पोजीशन पे है चीन और इसके लिए मेज़बान शहर कौन सा है हमारा? तो गुजरात का अहमदाबाद शहर। भारत का स्थान है 11वां। इसमें हमने टोटल 13 पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। ठीक है, फिर अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित किया गया है जर्मनी के बर्लिन में। थीम क्या रखी गई है? विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। ओके, कब से कब तक ये इवेंट हुआ है? 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू करी है? तो इसकी शुरुआत की है नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? इसको लिखा है कमला हैरिस ने, जो कि US की 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बस आपका 1 मिनट लेते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल है आपके लिए सितंबर मंथ की हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को
वेल एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हाइलाइटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिक्चर्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें और इनको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया किस देश के साथ कंडक्ट करता है, आपको ये बताना है। तो समुद्र शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है समुद्र शक्ति, इसमें भारत और इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कब से कब तक ये हुई है? 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। ये इसका 5वां संस्करण था, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से कौन सी हमारी शिप गई थी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। तो शामिल जहाज इसमें इंडिया की तरफ से था INS कवरत्ती और इंडोनेशिया की तरफ से KRI जॉन ली युद्धपोत, ठीक है। ये जो चीज़ है ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है कि सामने वाली कंट्री से कौन सी जहाज आई थी, लेकिन इंडिया की तरफ से पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि समुद्र शक्ति में भारत की तरफ से INS कवरत्ती गई थी हिस्सा लेने। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, शक्ति नाम की 4 एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। पहला तो खुद शक्ति हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो गया हरिमऊ शक्ति, ठीक है। नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं लेकिन एक्सरसाइज सब अलग देशों के साथ हम करते हैं, इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी था। तीसरी है मित्रा शक्ति और यहाँ पे चौथी है समुद्र शक्ति, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ठीक है। तो समुद्र शक्ति हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। शक्ति की यहाँ पे बात करेंगे तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हम करते हैं, ठीक है। और मित्रा शक्ति की बात करेंगे तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा, 4 तरह की शक्ति होती हैं। शक्ति खुद, उसके बाद अगर आप आगे हरिमऊ लगाएंगे तो वो हम मलेशिया के साथ करते हैं। अगर आगे मित्रा लगा होगा तो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। समुद्रा लगा होगा तो इंडोनेशिया के साथ, और अगर यहाँ पे सिर्फ शक्ति होगा तो हम फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये 4 तरह की शक्ति एक्सरसाइजेज हैं जिनमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। चलिए यहाँ पे हम सैन्य अभ्यास की एक बार लिस्ट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो स्लीनेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। फिर सिम्बेक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट भारत करता है मंगोलिया के साथ में। फिर शक्ति, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बताया, शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का इंद्र नाम की एक्सरसाइज हम रूस के साथ करते हैं। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में होती है। डस्लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है। बालिकातन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। युद्ध अभ्यास भी भारत अमेरिका के साथ करता है। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं अमेरिका के साथ, जिसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। ये भी हम अमेरिका के साथ में करते हैं। धर्मा गार्डियन भारत और जापान के बीच के एक्सरसाइज का नाम है। जेमेक्स भारत और जापान के बीच होती है। मित्र शक्ति, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ये श्रीलंका के साथ हम करते हैं। मालाबार अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। काजिंद जो एक्सरसाइज है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। खंजर नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं किर्गिस्तान के साथ। उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है भारत और मलेशिया के बीच में। और साइक्लोन 2025 ये भारत और इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं, इनको आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? कौन सी कंपनी है जिसको कि मिनी रत्न स्टेटस मिला है अक्टूबर 2025 में? आंसर है डी ऑप्शन, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स, ठीक है। इसको मिला है मिनी रत्न का स्टेटस। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसने लगभग 40 वर्षों के बाद पहली बार सकारात्मक निवल मूल्य यानी पॉजिटिव नेटवर्थ हासिल कर लिया है। ये दर्जा कंपनी को सरकारी नियंत्रण से अधिक स्वायत्तता देता है और इसे निवेश करने व त्वरित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता में सुधार होता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है इसको मनी रत्न का स्टेटस हाल ही में मिला है। और इस कंपनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1941 को। इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और इसके संस्थापक हैं वालचंद हीराचंद, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो जून मंथ में भी 3 कंपनीज थी जिनको कि मिनी रत्न का स्टेटस इसी साल दिया गया है। तो इन कंपनीज के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है MIL यानी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा है AVNL यानी आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, और तीसरा है IOL मतलब इंडियन ऑप्टिल लिमिटेड, ठीक है। इनको भी मिनी रत्न का स्टेटस इसी साल मिला है और इनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। मिनी रत्न में 2 कैटेगरीज होती हैं, 1 और 2, इनको कैटेगरी 1 में रखा गया है, ठीक है। तो इन कंपनीज के नाम आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2025 के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। इसमें हमारी जो पोजीशन है वो है 123 कंट्रीज़ में। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी ख़राब कंडीशन है।
तो 2025 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है इसका नाम है 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर, ठीक है, ये शीर्षक है इस इंडेक्स का। सूचकांक में भारत 123 देशों में 102 नंबर पर रहा। भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो 25.8 है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ हम गंभीर श्रेणी में आते हैं। तो ये जो GHI स्कोर है 0 से 100 के बीच में होता है, जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर माना गया है, यानी यहाँ 0 भुखमरी है, और 100 सबसे ख़राब माना गया है यहाँ पर, यानी अत्यधिक भुखमरी है। तो 4 संकेतों पर इन वैल्यूज़ को आधारित किया जाता है: अल्पपोषण, बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन, शिशु मृत्यु दर। रिपोर्ट के जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड से, और इसी के साथ ये सारी इंस्टीट्यूट हैं जो इनको जारी करती हैं, ये आपके लिए लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। यहाँ पे पहला स्थान जो है वो किसको मिला है, तो रिपोर्ट में 25 देश ऐसे हैं जिनका GHI स्कोर वो 5 से कम है। इस सूची में शामिल कुछ देश ये सारे हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिले, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया और क्रोएशिया, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं, इसमें 25 देशों का एक ऐसा कलेक्शन है जिनका GHI स्कोर वो जो है वो 5 से कम है। इसी के साथ ये पहले स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 हमने कब मनाया है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमने सेलिब्रेट किया है 17 अक्टूबर को, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल हम 17 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने 1992 में गरीबी को ख़त्म करने के प्रयासों और संवाद को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की अनाउंसमेंट करी थी। इस साल के लिए हमने थीम रखी है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना और परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। ओके, तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हम मनाते हैं 17 अक्टूबर को। ऑप्शन में है 15, 16 और 14। आइए देखते हैं क्या क्या हम कब मनाते हैं। 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, मैंने कल भी बात करी थी इसके बारे में। और क्यों मनाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी हम इसी दिन मनाते हैं। ओके, 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। अक्टूबर 14 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। फाइन, अगले प्रश्न पे चलेंगे। रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? कौन सी टीम है जिसने सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसका नाम है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, इसको जीत लिया है 23rd टाइम। इसी के साथ ही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आंसर है बी ऑप्शन, मणिपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RKM आश्रम मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी भारत के सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे 2025 से 26 में 30वीं बार आयोजित किया गया था। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मणिपुर स्टेट। इसी के साथ पिछले दिनों हमने दुलीप ट्रॉफी के बारे में बात करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दुलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और दुलीप ट्रॉफी के लिए विनर टीम कौन सी थी इस साल के लिए, तो सेंट्रल जोन। इन्होंने किसको हरा के ये ट्रॉफी जीती है, तो साउथ जोन को हराकर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया गया है? तो कौन सी कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है एज ए मेंबर ऑफ UNHRC फॉर द 7th टाइम इस टर्म के लिए? ये है हमारा देश भारत, ठीक है। तो वर्ष 2026 से 28 तक के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में बिना किसी विरोध के सदस्य चुन लिया गया है। और ये 7वीं बार है जब भारत को इस प्रतिष्ठित परिषद में स्थान मिला है, जो विश्व भर में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं P हरीश, संयुक्त राष्ट्र में भारत का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे UNHRC की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और कुल सदस्य हैं इसमें 47, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का यहाँ पर होता है, ठीक है। इसी के साथ हमने यूनेस्को के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1-2 दिन पहले पढ़ा था। यूनेस्को में हाल ही में डिसाइड हुआ है कि इसके नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे मिस्टर खालिद एल एनानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये इजिप्ट से हैं और इसी के साथ ये फर्स्ट इजिप्ट मैन हैं जिनको कि इस पोजीशन पे बैठाया जा रहा है। तो ये बनने वाले हैं नए डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के लिए। ओके, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम है इनरोकन, इसको आयोजित किया गया है। इनरोकन जो है वो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच की, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो इनरोक के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। भारत और दक्षिण कोरिया के देश इसमें इंगेज होते हैं। कहाँ पर हो रहा है? दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर। ये 2 चरणों में होगा, हार्बर फेज और सी फेज, यानी तट आधारित और समुद्री चरण इसका एक और होगा संस्करण। तो ये पहली बार हो रहा है। कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है वो। शामिल जहाज इसमें कौन से हैं? तो इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री जा रही है और दक्षिण कोरिया की तरफ से रॉक्स ग्योनग्नाम। ठीक है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको भारत की तरफ से कौन सी जहाज जारी है ये याद रखना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः संचालनीयता, विश्वास एवं समझ को बढ़ावा देना, यानी बेसिकली कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनरोक नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया पहली बार कंडक्ट कर रही है साउथ कोरिया देश के साथ। यहाँ पर ऑप्शन में है इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं इनकी और एक्सरसाइज के नाम। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया 2 एक्सरसाइज करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और फर्स्ट है यहाँ पर ऑस इंडेक्स और दूसरा है यहाँ पे ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। जापान के साथ भी हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, पहली है यहाँ पे जिमेक्स और दूसरी है धर्मा गार्डियन। ये दोनों एक्सरसाइज हम करते हैं जापान के साथ में। इंडोनेशिया के साथ हमने भी पीछे देखा है, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में जिसका नाम है समुद्रा शक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? हाल ही में इंडिया का पहला DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस कंडक्ट कराया गया है। इसके मुताबिक देश के अंदर टोटल एलिफेंट्स हैं 22,446। ठीक है, भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना थी जिसके अनुसार 22,446 हाथी देश में मौजूद हैं, जो 2017 की गणना से अगर हम कंपेयर करें तो 18% कम है। ये अनुमान ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 की रिपोर्ट के आधार पर है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। सबसे ज़्यादा हाथी कौन से राज्य में थे? तो कर्नाटका राज्य में, और पश्चिमी घाट में 11,934 हाथी हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ और ब्रह्मपुत्र समतल में इतने हाथी हैं। शिवालिक व गंगा मैदानी क्षेत्र में इतने हाथी हैं और मध्य भारत और पूर्वी घाट में इतने नंबर के हाथी हैं। आपको बस ये याद रखना है कि कर्नाटका राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए गए हैं। ओके, तो टोटल नंबर कितना है? 22,446। इसी तरह पिछले दिनों स्नो लेपर्ड्स भी न्यूज़ में थे, और रीज़न क्या है? क्योंकि स्नो लेपर्ड्स की जो काउंटिंग है वो करने वाला पहला राज्य इंडिया का बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने स्नो लेपर्ड्स की पूरी काउंटिंग कंडक्ट कर ली है अपने स्टेट में, और इन्होंने पाया कि 83 स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं इनके यहाँ पे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो स्पीति वैली में देखे गए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले प्लेयर इंटरनेशनल फुटबॉल में बन गए हैं लियोनेल मेसी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी बन गए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट यानी 60 असिस्ट का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो पहले ब्राज़ील के नेमार जूनियर के नाम था। इनके पास थे 59 असिस्ट। ठीक है, तो क्या होता है ये असिस्ट? फुटबॉल में असिस्ट का मतलब उस योगदान से है जो गोल करने वाले खिलाड़ी को छोड़कर उसी टीम के किसी अन्य खिलाड़ी द्वारा किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप गोल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिंपली याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी अब बन गए हैं लियोनेल मेसी। कौन से देश से हैं ये? अर्जेंटीना से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यहाँ पे बात हो रही है, ये कौन से देश के लिए खेलते हैं? ये एक पोर्तुगीज़ प्लेयर हैं। नेमर जूनियर की बात हो रही है और ये ब्राज़ील के प्लेयर हैं। और केविन डे ब्रुयने, इनकी कंट्री क्या है? ये बेल्जियम को बिलोंग करते हैं। देश आपको यूजुअली पता होना चाहिए सारे ही स्पोर्ट्स प्लेयर्स का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जो लोग भी हमारी इस सीरीज़ को डेली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने कितनी ही बार आपको एबल प्राइज़ रिवाइज करवाया है। क्यों? क्योंकि जापान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एबल प्राइज़ से नवाजा गया है, और ये हैं मसाकी काशिवारा। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स जिसका नाम है एबल प्राइज़ इस साल का दिया गया है। इनकी कंट्री है जापान। जापान के गणितज्ञ हैं और इनको एबल पुरस्कार इस साल का दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा करी है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने। मसाकी काशिवारा जो हैं वो एबल पुरस्कार जीतने वाले जापान के पहले गणितज्ञ भी बन गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार रिवाइज करवाया हुआ है। सिमिलरली जो नोबेल प्राइज़ अलग अलग फील्ड में हैं उनको ध्यान में रखा करिए। मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट जो नोबेल प्राइज़ है वो याद करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़, ये एग्जाम में बहुत बार क्योंकि पूछा जाता है, और इस साल की जो विनर है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो है मारिया कॉरिना मचाडो। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इनकी कंट्री आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, ये वेनेजुएला कंट्री को बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका विमोचन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, और इसको लिखा किसने है? तो मिस्टर अनिल चौहान ने इसको लिखा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की एक व्यापक और दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की किताब अगर आएगी तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जनरल अनिल चौहान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि जो अरुंधति रॉय हैं, इनकी किताब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अरुंधति रॉय की एक फेमस किताब इस साल आई है सामने, जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया है कि इनकी मॉम के साथ इनके क्या रिलेशंस हैं, और इसी चीज़ को पूरा इन्होंने इस किताब में विस्तृत तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको बस याद रखना है कि मदर मैरी कम्स टू मी नाम की पुस्तक है अरुंधति रॉय की। आज का आखिरी क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 किसने जारी करी है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया नाम की रिपोर्ट जारी करी है भारत के महापंजीयक ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो सीआरएस रिपोर्ट 2023 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत में वर्ष 2023 में 2.52 करोड़ जन्म दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम है, ठीक है। वर्ष 2023 में 86.6 लाख मौतें दर्ज हुई हैं। जन्म के समय सबसे कम लैंगिक अनुपात हमें मिला है झारखंड से, फिर बिहार से और तेलंगाना से। फिर लिंग अनुपात में शेष 3 राज्य कौन से रहे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सिंपली याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? तो भारत के महापंजीयक यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, आप समझ सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दूसरा प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला? और तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और अपना फीडबैक कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।